हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में अपने जो है क्लास 10 के लेसन नंबर 1 का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपने रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? वह परिवर्तन जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण हैं जल का उबलना, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पकना और दूध का खट्टा होना। ठीक है, फिर अपने देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कौन कौन से प्रकार? सबसे पहले हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो पदार्थ जोड़ के एकल कोई भी एक पदार्थ बना देंगे, उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे H2 और O2 मिल जाएंगे तो H2O बना देंगे। ठीक है, इसको अपने कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब अपने इसके उदाहरण देखते हैं। तो आपको उदाहरण ये वाले लिखने, H2O2 वाला मत लिखना, ज़्यादातर वो टीचर मानता नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखेंगे CaO और इसमें H2O मिलाएंगे तो CaOH2 बन जाएगा, इसकी ट्वाइस बन जाएगी। CaO क्या होता है? ये होता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। ठीक है, अब इसके अंदर अपने पानी मिला देंगे तो ये बुझ जाएगा, तो CaOH की ट्वाइस ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना। C+O2 CO2। और आप एक उदाहरण और ले सकते हो, H2+O2 H2O। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर विस्थापन कर देते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2O होगा, इसको जब गर्म करेंगे तो H2+O2 बन जाएंगे, यानी ये अलग अलग हो गए, तो इसको अपने कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके उदाहरण देखिए। Fe जब CuSO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये Fe ये Cu को यहाँ से उठा देगा, उठा के फेंक देगा और खुद आके यहाँ पे बैठ जाएगा, FeSO4 बना देगा और Cu बेचारा अकेला बच जाएगा। जब Zn HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो Zn जो है ये H को उठा के यहाँ से फेंक देगा और Zn के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ये ZnCl2 बनाएगा और H2 अपने पास अकेला बच जाएगा। अगली अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन अभिक्रिया। होती क्या है ये? वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक विघटित होकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक पदार्थ ही अलग अलग टूट जाएगा। कैसे? ये CaCO3 जब टूटेगा तो CaO+CO2 गैस अलग अलग निकल जाएंगी। H2 जब टूटेगा तो H2+O2 बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयन आपस में विनिमय करके दो नए यौगिक बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए आपने। Na2SO4 + BaCl2 जब अभिक्रिया करेंगे तो ये Ba है, ये इस SO4 के साथ अभिक्रिया करके BaSO4 बनाएगा, और जो ये वाला Na है इस Cl के साथ अभिक्रिया करके NaCl बनाएगा। ठीक है, AgNO3 में क्या होगा? ये Ag जो है वो Cl के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? AgCl। और ये Na है वो NO3 के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा NaNO3। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद अपने देख लेते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण होती क्या है? सबसे पहले तो वो जानेंगे अपने। रासायनिक समीकरणों को व्यक्त करने के लिए रासायनिक समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से हो रही है ना, उसको अपने को लिखना है, तो उसके लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग करेंगे। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाईं ओर, ये तीर का निशान होता है, बाईं ओर इस तरफ लिखेंगे अपने अभिकारक। ठीक है, इस तरफ अपने लिखेंगे उत्पाद, और इनके बीच में इन दोनों को जोड़ने के लिए एक प्लस का निशान का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को संतुलित करना आवश्यक है। संतुलित समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के सभी परमाणु की संख्या समान होती है। ठीक है, अब इसके रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग देख लेते हैं अपने। इसके जो महत्वपूर्ण उपयोग हैं वो है भोजन पकना, उर्वरक का निर्माण, औषधि का निर्माण, धातुओं का शुद्धिकरण और ऊर्जा का उत्पादन। अब अपने देखिए जो एक अभिक्रिया बच गई थी, अपचयन और उपचयन। देखो अब उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? सबसे पहले अपने देखते हैं उपचयन। उपचयन का मतलब होता है O का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर हाइड्रोजन का कम होना। ठीक है,
अगर ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन कम होती है तो उसे कहेंगे अपने उपचयन। और दूसरी बात अपचयन, अपचयन क्या होगी? ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन निकल के भाग जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए तो इसे अपने कहेंगे अपचयन। और तीसरी अभिक्रिया इन्हीं के साथ होती है, वो होती है रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ये जब दोनों एक साथ हो जाएं, जैसे ऑक्सीजन निकल के किसी दूसरे के साथ जुड़ जाए, तो यानी इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना भी हो गया और ऑक्सीजन का निकलना भी हो गया, तो ये दोनों की अभिक्रिया एक साथ हो रही है, किसी एक से निकल के दूसरे के साथ जुड़ जा रही है, तो इसे अपने रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप अपने उदाहरण से समझते हैं। देखो Cu जो है और O2 है, इसके अंदर ये जुड़ के ऑक्सीजन जुड़ के CuO बना रही है। मैंने भी बताया कि ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उपचयन होगी, यानी कि उपचयन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अगली अभिक्रिया देख रहे हैं आप, CuO में H2 जुड़ता है तो Cu प्लस H2O बन जाता है। ठीक है, अभी Cu के अंदर से ऑक्सीजन निकल गई तो ये होगी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद अपने देखें CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाती है Cu और H2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ भी रही है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गई तो ये होगी उपचयन। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये होगी अपचयन, सॉरी ये होगी अपचयन और ये हो जाएगी उपचयन। तो ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है तो इसे कहेंगे अपने रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद अपने अब देखिए संसारण। संसारण क्या होता है? जब कोई धातु किस किस के संपर्क में आए, एक तो जल, इसके नमी भी कह सकते हैं, और वायु, इन दोनों के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे गलने लग जाती है तो इसे संसारण कहा जाता है। इसके उदाहरण है जैसे कि लोहे पे जंग लगना, चांदी पे परत का चढ़ना। ठीक है, इस चीज़ को अपने संसारण कहेंगे। चांदी के ऊपर काली परत जमा हो जाती है, इसे अपने संसारण कहते हैं, और लोहे के ऊपर जंग लगना भी एक संसारण का ही उदाहरण है। इसके बाद देखिए संक्षारण के कारण जो है, कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। और तीसरे लेसन में अपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानेंगे, अच्छी तरह से इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है विकृत गंधिता। ये अच्छे से लिखा नहीं गया तो ये लिखो, विकृत गंधिता। अभी विकृत गंधिता क्या होती है? जैसे भोजन, ये धातुओं के अंदर खराबी हो गई थी, वैसे भोजन में खराबी हो जाएगी। कैसे होगी? जब भोजन नमी और वायु के संपर्क में रहता है तो इसके रंग, गंध और स्वाद में बदलाव आ जाता है तथा ये खाने लायक नहीं रहता, तो इसे कहते हैं अपने विकृत गंधिता। तो इसमें लिखा हुआ है उपचयित होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, गंध, स्वाद और गंध बदल जाते हैं। यानी कि इसके अंदर जब वायु और नमी के संपर्क में रहता है तो इसको स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? अपने प्रतिऑक्सी कारक का उपयोग करेंगे। यानी कि जो चिप्स के अंदर जो गैस भरी होती है ना, आपको लगता है कि कंपनी अपने को पागल बनाती है, नहीं, उसके अंदर भरी होती है नाइट्रोजन गैस। वो क्यों भरते हैं? ताकि विकृत गंधिता होने से बचाई जा सके। यानी चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए ही उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, अब देखिए सबसे आखिर में अपने इसका सारांश देख लेते हैं। सारांश क्या है इस लेसन का? रासायनिक अभिक्रिया वह परिवर्तन है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए रासायनिक समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रिया के कई उपयोग हैं, जैसे भोजन पकाना, उर्वरक का निर्माण, औषधि का निर्माण, धातु का शुद्धिकरण और ऊर्जा का उत्पादन। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखेंगे, बाकी पढ़ेंगे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।